है स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में अपन पढ़कर आए थे मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। आज अपन आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक। आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है विभव मापी। यानी क्या चीज़ है ये? पोटेंशियोमीटर। विभव मापी आज अपन को नया टॉपिक पढ़ना है, पोटेंशियोमीटर। तो होता क्या है पोटेंशियोमीटर, एक बार समझेंगे इसको। तो पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, विभव मापी ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम क्या नापते हैं? विभव का मापन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंट जो है उसका हम मापन करते हैं, उस उपकरण को कहते हैं हम विभव मापी। तो किसी भी परिपथ में जो उसका वोल्टेज है या टर्मिनल वोल्टेज है या ईएमएफ है, जिसका मापन करने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं, उस उपकरण का नाम है विभव मापी। तो किसी भी उपकरण को समझने के लिए पहले हमको उसके बारे में 2-3 जानकारी होनी चाहिए। पहली बात चीज़, उपकरण है क्या, कोई भी एपरेटस है, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वर्किंग मेथड क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बनता कैसे है, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, इनके बारे में अपने को समझना है। तो पोटेंशियो जो मीटर है, विभव मापी है, ये उपकरण एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम विभव के मापन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू या ईएमएफ यानी विद्युत भागबल, इसकी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो सिद्धांत है, पहली बात कई बार पूछा जाता है इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल इसका जो है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी विभव प्रवणता। इस सिद्धांत पर काम करने वाले ये उपकरण है पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर। चलिए देखेंगे, समझेंगे इसको। तो विभव प्रवणता क्या होती है? तो आप एक लेसन पढ़कर आए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध E = माइनस का dV/dr। यहाँ ये जो राशि है dV/dr, इस राशि को कहते हैं हम विभव प्रवणता। दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन की दर, ये विभव प्रवणता कहलाती है। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ इज सेड टू बी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर हम जो यूज करने वाले टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ इज सेड टू बी पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता। इसको प्रदर्शित करते हैं एक्स से। कुछ बुक्स में इसको के से भी दर्शाया गया है। जनरली जो आपके सिलेबस की बुक है उसमें इसको एक्स से दर्शाया गया है। तो एक्स बराबर V/L, मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर वोल्टेज है तो वोल्ट, अपॉन नीचे लंबाई है तो मीटर। जनरली यहाँ पर हम जो तार लेने वाले हैं उसमें लंबाई सेंटीमीटर में नापेंगे, तो हम क्या नापेंगे इसका, वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसका सिद्धांत तो ये हो गया, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सिद्धांत है इसका विभव प्रवणता। चलिए आगे की बात देखते हैं। तो नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि ये उपकरण, ये सिद्धांत हो गया। उपकरण है क्या चीज़? तो उपकरण क्या है? तो उपकरण है, इसमें एक तार का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मीटर ब्रिज में हमने वायर लिया था, एक मीटर सेतु में जो तार लिया था, तो एक सीधा तार होता है 1 मीटर लंबाई का। यहाँ पर इस तार की लंबाई 1 मीटर से बहुत अधिक होती है। सामान्यतः जो लेबोरेटरी में हम प्रयोग करने वाले हैं उसमें तार की लंबाई 10 मीटर है। तो 10 मीटर तार को हम सीधा सीधा ना लेकर उसको 10 राउंड में ले लेते हैं। 1 मीटर, फिर दूसरा, तीसरा, 14, ऐसे 10 फेरों में लपेट देते हैं। तार बना होता है मिश्रित धातु का, जैसे मीटर ब्रिज में लिया था, तो चाहे कॉन्स्टेंटन है, चाहे मैग्नीन है, चाहे नाइक्रोम है। तो तार किसका है? या तो कॉन्स्टेंटन का, या मैग्नीन का, या नाइक्रोम का। इनके तार लेते हैं। मिश्रित धातु का क्यों लेते हैं? अपन पहले भी पढ़कर आए हैं कि इसका जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखते हैं एक बार है क्या चीज़ ये मीटर, इसका पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में एक सीधा वायर होता है। जनरली हम 10 मीटर लेंथ का वायर लेते हैं। एट द वायर इज AB। तार हमने जो लिया वो कितना है? तार AB, सीधा सीधा तार है और कुछ नहीं है। पहला काम हमको क्या काम करना है? इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, यानी विभव प्रवणता निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे? तो तार में हम एक सर्किट को जोड़ेंगे धारा प्रवाहित करने के लिए, और उसमें जो जोड़ते हैं तो उसमें एक सेल हम जो जोड़ते हैं, पहली बात इसके बारे में समझेंगे। तो ये जो सेल हम प्रयोग करते हैं, ये एक ऐसा सेल होता है
जिसका ईएमएफ यानी विद्युत भाग बल ड्यूरेबल हो, लंबे टाइम तक एक जैसा रहे, उसमें बदले नहीं। इसके लिए जैसे हम घरों में सेल यूज़ करते हैं, जैसे रिमोट में यूज़ किया हमने सेल, चाहे टॉर्च में सेल यूज़ किया या घड़ी में सेल यूज़ किया, जनरली 1.5 वोल्ट का सेल होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, लंबे टाइम तक काम करता है। तो ऐसा सेल जोड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल यानी मानक सेल। इसका विद्युत भाग बल हमने मान लिया ई, तो विद्युत भाग बल स्टैंडर्ड सेल है तो सफिक्स में एस लगा दिए। ये इसका प्लस सिरा और ये माइनस सिरा। जब भी सेल जोड़ते हैं तो सेल के साथ एक की जरूर जोड़ेंगे, तो ये हमने मान ली कुंजी जोड़ दी की, और कुंजी के बाद क्या जोड़ दिया हमने, ये जोड़ दिया रेयोस्टेट यानी धारा नियंत्रक RH। इसका काम क्या है, तो काम इसका है सर्किट के अंदर धारा के मान को नियंत्रित करना, करंट को कंट्रोल करना, करंट की वैल्यू इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम बोलते हैं इसका प्राइमरी सर्किट, यानी प्राथमिक परिपथ। ये सर्किट है वो क्या है, इसका प्राइमरी सर्किट है, प्राथमिक परिपथ। तो प्राथमिक परिपथ हम इसको जोड़ते हैं। प्राथमिक परिपथ में हम क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले कुंजी को प्लग इन करते हैं, धारा नियंत्रक से धारा प्रवाहित करते हैं और इसमें मैक्सिमम करंट हम फ्लो करते हैं। मैक्सिमम करंट जब इसमें आ गया तो इस तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी सहायता से इसकी सिरों पर कोई ना कोई वोल्टेज आ जाएगा। तो चाहे हम ओम के नियम से लगा सकते हैं V=IR। अगर हमको तार का आर पता है, करंट हमने कितना निकाला उसकी वैल्यू कर ले। नहीं तो एक रिलेशन और होता है, आप पढ़कर आए हो रिलेशन EMF और टर्मिनल वोल्टेज में, तो V कितना होता है E-IR। यहाँ पर E की जगह जो हमने लिया है, तो E की जगह कितना है, वो स्टैंडर्ड सेल है तो उसकी वैल्यू कितनी है, तो ES। तो ये इसका वोल्टेज हम नाप लेते हैं। पहला काम हमने कर लिया, हमको तार AB का वोल्टेज मिल गया, तार की लंबाई हमने मान ली L है, तो जो टोटल पोर्शन है AB का उसकी लंबाई हमने L मान ली। तो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता कितना होगा, V लंबाई X हमको मिल जाता है टोटल V/टोटल L वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है कि तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं और उस करंट की वैल्यू से इसका वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज टोटल निकाल लिया, उसमें लेंथ का डिवीजन कर देते हैं, तो हमारे पास ये हो गया। रेजिस्टेंस को उसके बाद फिक्स कर देंगे, उसमें कोई वेरिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि I की वैल्यू बदल जाएगी तो वोल्टेज बदल जाएगा, और वोल्टेज बदल जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बदल जाएगा। तो हम क्या काम कर देते हैं, RH को फिक्स करके I को कांस्टेंट करते हैं और उससे हम V निकालते हैं और V में लंबाई का भाग दे देते हैं। ठीक, उसके बाद अब काम क्या करना है कि जिस सेल का विद्युत भाग बल ज्ञात करना है, उस सेल को हम इसके दूसरे सर्किट में जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं इसका द्वितीयक परिपथ। क्या कहलाता है उसका, सेकेंडरी सर्किट। यानी इसका द्वितीयक परिपथ इसमें जोड़ते हैं। सेल जिसका EMF अननोन है, E अज्ञात है, हमको नहीं पता, वो जोड़ते हैं। तो किस तरीके से जोड़ते हैं, तो इस तरीके से जोड़ते हैं, इसका प्लस टर्मिनल A से जोड़े। तो ध्यान करेंगे, तार सीधा तार AB है, हमको क्या पता इसका एक सिरा कौन सा है, B सिरा कौन सा है। तो जिससे दोनों सेल हो गया, जितने भी सेल हमने जोड़े सभी सेलों का प्लस सिरा जिससे जुड़ता है उसको इसका बोलते हैं, जिस सिरे से जुड़ता है उसको A बोलते हैं, और दूसरा सिरा उसका B कहलाता है। तो प्लस ऐसे A से जोड़ दिया, और माइनस को हम कहाँ से जोड़ेंगे, ये विद्युत भाग बल E अज्ञात हमको ज्ञात करना है, इसको हम जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर से, धारा मापी से। क्लियर। और धारा मापी से हम क्या जोड़ते हैं, जॉकी, जैसा मीटर ब्रिज में जोड़ कर आए थे। तो जॉकी के बारे में हम यहाँ पर अब 3 कंडीशन लेने वाले हैं। तो एक कंडीशन में मानी कि जॉकी को हमने जोड़कर कहीं ऐसी जगह टच कराया है जो पॉइंट J1 है। दूसरी कंडीशन में मान ली ये हमने J2 मान ली, और तीसरी कंडीशन में मान ली ये J है, J1 है, J2 और ये कितनी है, J। अब A से लेकर J1 जो लंबाई है, A से लेकर J तक की जो लंबाई है, और A से लेकर J2 तक की जो लंबाई है, अलग अलग होंगी। हमने मान लिया एक L1 है, ये L है, और ये कितनी है, L2। तो A से लेकर J1 तक की लंबाई L1, A से लेकर J2 तक की लंबाई L2, और A से लेकर J तक की लंबाई हमने ऐसी L मान ली। विभव प्रवणता हम ज्ञात कर चुके हैं। अब काम क्या है, काम कैसे करते हैं, वर्किंग समझेंगे।
हमारे पास x हमको पता है, x हमारे पास यानी विभव प्रवणता पता है कितनी है, x इज इक्वल टू v अपॉन एल। ये हम निकाल चुके, जिसका हमको यूज करना है। पूरे सर्किट में विभव प्रवणता काम करता है। अब क्या काम करते हैं, जॉकी को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। जॉकी हमने ली और कहीं पर भी टच करा सकते हैं, पूरे तार पर कहीं पर भी। तो एक ऐसे पॉइंट हमने J1 पर जाकर टच करा दिया, जिसकी लंबाई कितनी है L1। अब जैसे ही टच करा दिया, इसका मतलब सर्किट यहाँ तक पूरा हो गया। तो इतना हिस्सा हमको मिल गया। तो पहला पोर्शन एट J1, J1 बिंदु पर हम बात करते हैं। तो J1 जितना हिस्सा है, उतने हिस्से का विद्युत विभवांतर कितना होगा, कि पहले तो धारा इसको हटा देते हैं, तो A से B तक जाकर इसमें जा रही थी। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो धारा जैसे टच करेगा तो इस तार से थ्रू होकर गैलोमीटर में जाएगी, तो गैलोमीटर में हो जाएगी। तो सर्किट हमारे पास कितना रह गया, A से लेकर J1 तक का। तो J1 पर करा दिया, तो A से लेकर J1 तक का पोटेंशियल डिफरेंट कितना है, यानी विद्युत विभवांतर कितना है, कहाँ से कहाँ तक का, A से लेकर J1 तक का। तो हमने मान लिया ये V1 है, तो V इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देंगे। अभी हमने पढ़ा कि टोटल लंबाई L का विभव कितना है V, तो एक लंबाई का कितना हो गया V अपॉन L। एक का V अपॉन L, दो का करेंगे यानी V अपॉन L, जिसको हमने कितना माना है X। L का V है तो एक का कितना है X, दो का कितना हो जाएगा 2X, तीन का कितना हो गया 3X, और ऐसी लंबाई कितनी इसकी L1, तो L1 का कितना हो जाएगा ऑब्वियसली कितना आया L1X। तो ये इसका हमको विभव मिल जाएगा L1 इंटू एक्स। तो A से लेकर J1 जितना हिस्सा है उसका विभवांतर हमको मिल गया, कितना मिल गया L1 इंटू एक्स। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर कंडीशन मानते हैं क्या, कि यदि V1 जो विभवांतर है वो किसके साथ जुड़ा है, इस सेल E के साथ। तो सेल E है, ये भी विद्युत वाहक बल है, और विभवांतर है वो भी विद्युत वाहक बल है। तो एक तो भाग हमारे पास हो गया ये सेल, जिसमें से कोई ना कोई वोल्टेज है। एक पोर्शन हो गया J1 जिसका भी वोल्टेज है। इसका सिरा A प्लस है, इसका सिरा ये प्लस है, तो दोनों आपस के प्लस जुड़े हैं। तो सेलों को संयोजन करके हमने एक पोर्शन पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेल जब जोड़ते हैं E1 और E2 आंतरिक प्रतिरोध इसके R1 और R2 इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है R। इसमें जो करंट I होता है, तो I की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, तो टोटल EMF E1 प्लस E2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो R प्लस R1 प्लस R2, यानी EMF नेट अपॉन R नेट, ये कंडीशन निकाली थी। अब उसके बाद हमने इसकी पोलरिटी बदल के देखी थी कि या तो प्लस से प्लस जोड़ दो या माइनस से माइनस जोड़ दो। तो जैसे हम इसको बदलते हैं, अगर हम इसका माइनस से माइनस जोड़ते हैं तो ये प्लस है ये माइनस, इसको उल्टा कर दिया तो ये माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसको उल्टा कर दिया तो इसका विद्युत वाहक बल बदल जाता है, तो कितना हो जाता है E1 माइनस E2। अगर प्लस से प्लस जोड़ते तो इसको उल्टा कर दिया तो कितना हो जाएगा E2 माइनस E1, और E2 और E1 कौन, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला घट जाएगा। तो दोनों केस में एक में से दूसरा घट रहा है, बदल रहे हैं, तो E1 माइनस E2 हो रहा है या E2 माइनस E1 हो रहा है। तो क्या होगा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटेगा। अब हमने कंडीशन मानी है कि V1 इज लेस देन टू E। एक का वोल्टेज ये, एक का वोल्टेज ये कम है और ये ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा है तो करंट किसका जाएगा, इसका करंट जाएगा। तो इस केस में अब जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो नाउ इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू कितना होता है, तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R नेट। EMF कितना है, तो दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, किस में से किस जाएगा, ज़्यादा में से कम, तो E माइनस V1 अपॉन में R नेट। तो E1 में से करंट गया, जो करंट का फ्लो होगा वो किसका होगा, E1 का, और करंट हमेशा कहाँ से निकलता है, प्लस से। तो यहाँ से करंट निकला E से, कहाँ पर जाएगा, A पर, A से कहाँ पर जाएगा, J1 पर, J1 से इस तार से होकर कहाँ पर आएगा, गैलोमीटर में, गैलोमीटर से दोबारा कहाँ चलेगा, E में। तो ये करंट इस तरीके से फ्लो करने लगा। तो ये जो करंट का डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कैसे होगी, तो करंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो करंट स्टार्ट हुआ है E पॉइंट से, E से कहाँ पर गया, A पर, A से कहाँ पर गया, J1 पर, J1 से कहाँ पर गया, गैलोमीटर में, और गैलोमीटर से वापस कहाँ पर आ गया, E में। तो ये करंट इस तरीके से बहने लगा। तो द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ये क्लॉकवाइज होएगा। अब करंट का फ्लो क्लॉकवाइज होने लगा। जैसे ही करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो गैलोमीटर जो है उसके अंदर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो होगा।
अब गैलोमीटर में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो हुआ, अब डिफ्लेक्शन शो हुआ तो इसका मतलब सुई एक साइड में विक्षेपित हो जाएगी। तो हमने पढ़ रखा है कि गैलोमीटर क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है, ऐसी डिवाइस होती है जो करंट की प्रेजेंस को यानी धारा की उपस्थिति को, करंट की डायरेक्शन को यानी धारा की दिशा को और करंट की वैल्यू को, जो मेजरमेंट है उसका मापन है, उसको तीनों को मेजर करती है, तीनों को व्यक्त करती है। तो ये करंट ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो सुई का डिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा, इस साइड में, तो सुई एक साइड में डिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर। अब दूसरा केस इसका हम देखते हैं। तो सेकंड केस में अब हमने क्या मान लिया, अब दूसरा पॉइंट लिया हमने, यहाँ लिख देते हैं। तो सेकंड केस एट कहाँ पर निकाले हमने, J2 पर। दूसरा केस हमने लिया J2 पर अगर हम जॉकी को टच करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का, A से लेकर J2 तक का। तो लेट दिस इज V2, तो कितना होगा, जैसे यहाँ निकाला था L1x, तो इसकी लंबाई कितनी है L2, तो L2x हो गया। अभी हमने पढ़ रखा है कि ये जो विभव प्रवणता है वो एकांक लंबाई का है, यानी पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी पोटेंशियल बदलता जाएगा। तो यहाँ की लंबाई कम है तो इसका पोटेंशियल कम है, यहाँ तक की लंबाई ज़्यादा है तो पोटेंशियल इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इफ ये कंडीशन V2 इज ग्रेटर देन E, पहले V1 था वो छोटा था, अब V2 को हमने ज़्यादा मान लिया। तो नाउ करंट किसका होगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, EMF अपॉन R नेट। EMF क्या होगा, ज़्यादा में से कम घटेगा, ज़्यादा अब कौन सा है, तो ज़्यादा है। अब नाउ V2 इज ग्रेटर देन विद रेस्पेक्ट टू E, तो V2 माइनस E अपॉन R नेट। अब करंट कैसा आ जाएगा, अब V2 यानी इस वाले हिस्से से करंट जाएगा, तो इस वाले हिस्से का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, A, तो करंट स्टार्ट होगा A से कहाँ पर जाएगा, E में, E से गैलोमीटर में, गैलोमीटर से जॉकी में, जॉकी से दोबारा A टर्मिनल पर। तो करंट की डायरेक्शन होगी A से E से गैलोमीटर, गैलोमीटर से J2 और J2 से वापस कहाँ पर आ गया, A पर। इज दैट क्लियर। अब ये करंट ये गया तो करंट कैसा हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, पहले करंट ये था क्लॉकवाइज, अब करंट कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि जो गैलोमीटर हम बताया था कि गैलोमीटर की निडल जो बिल्कुल मिड में रहती है 0, तो इधर रीडिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो या तो निडल का जो डिफ्लेक्शन है क्लॉकवाइज है तो इधर जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगी, 0 बिल्कुल मिड में है। अब ध्यान से देखिए J1 और J2 दो पॉइंट हैं, एक बार तो एक साइड में चलेगी, एक बार एक साइड में चलेगी। तो इस साइड से इस साइड जा रही है, इस साइड से इस साइड जा रही है, तो कहाँ से होकर जा रही है, 0 से होकर जा रही है। तो इसका मतलब J1 और J2 जो दो पॉइंट हैं इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर है, कोई ऐसा सर्टेन पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है जहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब हमको काम क्या करना है, तो काम यही करना है कि एक ऐसी कंडीशन लेकर आनी है कि जहाँ पर कोई गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो। लेट द पॉइंट इज J एंड द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ दिस पॉइंट इज L। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, L, और पॉइंट हमने कितना मान लिया, J। थर्ड केस, तो एट J, तो पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ AJ पोर्शन इज इक्वल टू V, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, X इंटू L। इज दैट क्लियर। बट देयर इज नो करंट इन द गैलोमीटर, तो I इज इक्वल टू 0 और I इक्वल टू कितना है, EMF अपॉन R नेट, दिस इक्वल टू 0। EMF कितना है, तो E में से V घटा दो या V में से E घटा दो, अपॉन में R नेट इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो E माइनस V इक्वल टू 0। ये तो 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 होता तो रिजल्ट इनफाइनाइट आता। अब क्या होगा, E माइनस V केवल 0 पॉसिबल है, E माइनस V इक्वल टू 0, इट मीन्स E इज इक्वल टू V। तो E जो अननोन था उसकी वैल्यू हमने मेजर कर ली, किसके बराबर आ गई, V की, और V की वैल्यू कितनी है, तो V इक्वल टू XL। तो नाउ E इज इक्वल टू XL, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंट हो गया, यूनिट गैस की वोल्ट। तो इस तरीके से हम कोई भी अननोन सेल है उसका EMF वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी सहायता से, पोटेंशियोमीटर की सहायता से। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, केवल एक वायर है, बात समझ में आ गई। तो कोई भी अननोन सेल है उसका EMF हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको एक बार रिमाइंड करेंगे, दोबारा समझेंगे क्या क्या चीज़ है। तो 2-3 चीज़ चाहिए। तो पहली हो तो प्रिंसिपल, तो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो प्रिंसिपल है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता, विभव प्रवणता के सिद्धांत पर आधारित है।
विभव प्रवणता मतलब एकांक लंबाई का विभव v अपॉन टोटल लंबाई। क्या यूज किया जाता है, एक वायर यूज किया जाता है। कैसा वायर होता है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, यानी उसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो एक समान होता है। किसका बना होता है, तो किसी अलॉय का बना होता है। अलॉय कौन सी होती है, तो चाहे कॉन्स्टेंटन, चाहे मैग्नेन या नाइक्रोम, इसका यूज किया जाता है। मैक्सिमम इसकी लेंथ रखी जाती है, जनरली हम 10 मीटर लेते हैं। तो मैक्सिमम क्यों लेते हैं, मीटर ब्रिज में तो 1 मीटर ली थी, यहाँ पर 10 मीटर क्यों ले रहे हैं, तो मैक्सिमम लेंथ इसलिए ली जाती है जिससे इसका क्या बोलते हैं, उसकी सेंसिटिविटी, यानी जो x की वैल्यू वो कम से कम रहे। x इक्वल टू v अपॉन एल है, एल जितना बड़ा आप ले लो कि उसका मतलब है x की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो x यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतना ही वो ज़्यादा सेंसिटिव है। बात समझ में कि सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, तो सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपने किसी चीज़ का वितरण कम जगह में कर दिया तो आपको छोटा देखना पड़ेगा, और ज़्यादा जगह में फैला दिया तो आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। यानी इतनी बड़ी राशि पर इतना छोटा सा डिफरेंस आ रहा है तो उसकी जो डिफरेंस की वैल्यू वो कम से कम मिलेगी। तो इसलिए हम इसकी मैक्सिमम लेंथ लेते हैं। दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी का काम क्या होता है, तो प्राइमरी का काम ये होता है कि उसके अंदर करंट फ्लो करके उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का काम होता है। और सेकेंडरी का काम क्या होता है, तो सेकेंडरी सर्किट में उस चीज़ को जोड़ते हैं जिसका हमको वैल्यू मेजर करनी है। अगर सेल जोड़ दिया तो ईएमएफ निकालना है, और कोई सर्किट जोड़ दिया तो उसका वोल्टेज निकालना है। अब इसमें एक चीज़ और समझेंगे, इसमें ज़्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल एक्स की ज़रूरत है। एक्स हमको मिल गई तो जिस जगह बैलेंस हो गया तो उसकी लंबाई को स्केल पर हम नाप लेते हैं, उस लंबाई का एक्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमको क्या मिल जाता है, तो वो हमको इसका ईएमएफ मिल जाता है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।